नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। डाटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग है कि देखते देखते मुझे भी लगा कि हो क्या रहा है मार्केट में। कुछ पोजीशंस बहुत ही बुलिश बनी है और एफआईआई वो तो हद से ज्यादा इंडियन मार्केट पे बुलिश हो गया। और मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी ला रहा हूं जो कुछ देर के लिए मैं चैनल के मेंबर्स के लिए ओपन करूंगा और उसके बाद जो है वो मेरे जो चैनल है, ओरिजिनल चैनल है, उनके प्राइवेट मेंबर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो आप उस एनालिसिस को देख के समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। लेकिन अब मंडे को कैसे कामकाज करेगी, हम चलते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर भी है। आप सभी जानते हैं मेरी रूटीन की आदत है, बोलना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि कल को कोई भी उंगली उठा सकता है कि आपने बोला था। तो मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। मेरा डिस्क्लेमर सिंपल सा है कि वीडियो खाली एनालिसिस जो है ये लर्निंग पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं ना ही सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, इसलिए मेरी एनालिसिस पे विश्वास नहीं भी करो तो चल सकता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करो, कुछ भी पोजीशन लेनी हो, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लो, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। एनालिसिस अपने अनुभव के आधार पे करता हूं, जो कुछ इतने साल मैंने मार्केट से सीखा, और उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट डे जो है वो ट्रेड भी पिकअप करता हूं। और इसीलिए जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए, शौक के लिए ये वीडियो बनाता हूं। आप चलते हैं एनालिसिस के ऊपर, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कामकाज करेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिटेलर जो है बुलिश पोजीशन लेके गया है। बुलिश का मिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर इसने बेचे हैं, बाकी इसने बुलिश पोजीशन बनाई है। एफआईआई भी कहीं ना कहीं मिक्स लेके गया, क्योंकि हल्की सी कॉल खरीदी है, पुट खरीदी हैं, और इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, साथ में स्टॉक फ्यूचर जो है बेचा है। तो यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे बीरिश है और यहाँ पे बीरिश है, तो इसको मिक्स पोजीशन बोलेंगे। प्रॉस कॉल बेची है, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, और इंडेक्स पुट भी थोड़ी सी खरीदी है, और डीआईआई ये नेगेटिव पोजीशन में गए हैं। अब नेट डाटा क्या बता रहा है, रिटेलर 36,000 कंट्रैक्ट से ज़्यादा जो है वो बेच चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में, 36,268 कंट्रैक्ट। तो ये थोड़ा नेगेटिव है मार्केट के लिए। वहीं डीआईआई भी 42,000 से ज़्यादा कंट्रैक्ट इनके पास हो, ये भी नेगेटिव है। प्रास भी 13,000 बेच के बैठे हुए हैं, ये भी नेगेटिव है। तो तीन प्लेयर एक तरफ और एफआईआई एक तरफ, जिसके पास 92,162 कंट्रैक्ट हैं। और आप देखिए ये अभी इस लेवल पे बाई कर रहा है, 15,300, 15,400, 15,200, सारी बाइंग उसकी इस लेवल पे हुई है। तो यहाँ पे बाय करके ये कोशिश करेगा थोड़ी सी मार्केट ऊपर लेके जाने की, ताकि वहां पे लिक्विडेट कर सके। और अब जब तक ये वापस बायर नहीं बनते तो ये ऊपर ही चलते जाएंगे। अब कॉल साइड में क्या, 54,410 कंट्रैक्ट। तो डाटा कुछ मिक्स बना है रिटेलर की तरफ से, क्योंकि जहां कॉल राइट की है वहां पुट भी राइट की हुई है। तो यही चीज़ हमने जो है लास्ट मंथ की एक्सपायरी में देखा था, जब स्टार्टिंग वीक था। शुरू के 8-10 दिन क्या था कि आप किसी को कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था। रीज़न ये था, रिटेलर कॉल भी राइट कर देता था, पुट भी राइट कर देता था, और रेंज बोर्ड मार्केट को रखा जाता था ताकि दोनों का प्रीमियम जो है वो ख़त्म किया जा सके। अब डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई 96,888 कंट्रैक्ट है, और प्रास 42,745 कंट्रैक्ट जो है वो इनके पास है, इन्होंने राइट किए हुए हैं। पुट में रिटेलर 1,52,950 कंट्रैक्ट राइट किए हुए हैं। डीआईआई 45,800 कंट्रैक्ट हैं। रिटेलर एफआईआई के पास जरूर क्वांटिटी ज़्यादा है, 1,31,000, बट मेरे लिए ये क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं कर रही, क्योंकि डाटा पॉजिटिव है, कॉल होल्ड है, और यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर है। तो अगर आप दोनों को देखेंगे, या आप ये भी समझ के चल सकते हैं कि ये जो 92,000 कंट्रैक्ट हैं, ये लिक्विडेट करने के लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस लेवल पे रिटेलर थोड़ा सा हिचकिचाएगा बाइंग करते हुए कि मैं इस लेवल पे बाय करूंगा, ट्रैप ना हो जाऊं। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये कहीं थोड़ी थोड़ी कैश में बाइंग ना करते हुए मार्केट को ऊपर ही खींचते जाएँ और रिटेलर का लॉस बढ़ता जाए। मैं कुछ यहाँ पे बताने लगा था, लेकिन इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जब मैंने ये और ये फिगर का जिक्र किया है तो कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करने वाला था, लेकिन वो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूंगा डाटा एनालिसिस के साथ। उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो चैनल के मेंबर्स के लिए होगा।
और अब FII 1,31,100 कंट्रैक्ट इनके पास है, नंबर ठीक है ये। और प्रास 23,950 कंट्रैक्ट ये राइड करके गया। और स्टॉक फ्यूचर 8,98,619 कंट्रैक्ट इनके पास है। वहीं DII 10.5 लाख कंट्रैक्ट राइड करके गया हुआ है। FII ने नंबर फिर से काम किया, अब इनके पास 25,048 कंट्रैक्ट हैं और प्रास के पास 1,28,268। प्रास भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी कर रहा है स्टॉक फ्यूचर में। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको कहा कि थोड़ी थोड़ी बाइंग करके इंडेक्स हैवी वेट में इंडेक्स को ऊपर ले जाया जाएगा। तो आप देखिए कि FII ने 913 करोड़ की बाइंग की है, वहीं सामने से DII ने 1275 करोड़ की बाइंग की है। और जो कल का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी के चढ़ने में वो किसका था? वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी कारण के रिलायंस को ऊपर रखा गया और मार्केट को ऊपर खींचा गया। और यही आप आने वाले कुछ दिनों में देखोगे कि इंडेक्स मैनेजमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बेनिफिट इन सम पर्टिकुलर हैवी वेट स्टॉक्स और समथिंग। और साथ में अब आप देखिए कि US मार्केट डो जॉन 64 पॉइंट की बढ़त के साथ हुआ, S&P 3 पॉइंट की और नास्डक 12 पॉइंट की, रसल 4 पॉइंट की और विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आया। और हमारा विक्स भी ऑलमोस्ट क्रैश कर चुका है, 18 से नीचे है। तो किसी भी दिन ये जो है आप देखोगे बढ़ते हुए नजर आएगा और वोलाटिलिटी इंक्रीज होगी। और विक्स की भी अपनी कहानी है, बड़े प्लेयर्स इसको भी यूज़ करते हैं। अब आप ये देखिए US मार्केट हरे में है, यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं हरे में है और SGX निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुई है। इसी लेवल के आसपास जो है ये कल क्लोजिंग दी थी इसने। अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,435 के लेवल पे, तो मैं सीधा जो है 15,400-500 के लेवल पे ही चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या बना है, पोजीशन क्या है। 15,400 पे 29,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में, जिसमें से 22,000 जो है ये खाली फ्राइडे को जुड़े हैं और काल में 26,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 9100 जो है ये फ्राइडे को जुड़े हैं। और 15,500 पे 36,000 कंट्रैक्ट हैं काल में, जहां 16,000 जो है ये फ्राइडे को जुड़े हैं। और 15,500 पे 11,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 7,000 जो है पुट में फ्राइडे को जुड़े हैं। तो अभी जो रेंज है वो आपको 15,400 ही समझनी चाहिए। 15,380 के नीचे वीकनेस होगी, अगर 15,380 के नीचे जाती है तो, और 15,300 के आसपास 300-320 के आसपास एक बार आपको मिलती है तो आप बाय करके चल सकते हो। काल में 15,500 पे फिलहाल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर गैप अप मिलती है और इसके ऊपर 15,520 के ऊपर सस्टेन, 15,520 से भी अच्छा है 15,530 इस लेवल पे आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करती है 15-20 मिनट तो फिर आपको 15,500 की कॉल जो है अटैम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको मार्केट 15,580 15,600 इस लेवल तक जाते हुए नज़र आ सकती है। और अभी फ़िलहाल पोजीशन को देखते हुए 15,600 650 700 ये टारगेट जो है मेरे दिमाग में चल रहा है, जो डाटा के हिसाब से बन रहा है कि FII शायद मार्केट को यहाँ तक खींच के लेके जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपको मान के चलनी चाहिए। सपोर्ट 15,300 पे है, रेजिस्टेंस फिलहाल 15,500 पे है, लेकिन आपको देखना है कि गैप अप होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और डाटा लाइव मार्केट में कैसे बनता है। अगर काल में फर्दर एडिशन होता है लाइव मार्केट में तो आप एक बार 15,500 की इन द मनी पुट में काम करना, ऐसा ना हो कि आप 15,000 15,100 की पुट जो है इसमें काम करो, तो इसमें आपको इतना प्रॉफिट अभी देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में पुट में हर लेवल पे एडिशन हुआ है, हर लेवल पे एडिशन हुआ है। तो जो रेंज आप कल के लिए मान के चल सकते हो 15,300 से 15,500 550 रेंज मान के चल सकते हो। मुझे डाटा अभी थोड़ा और चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे था तो मैं डाटा पे इतना अभी विश्वास कर नहीं सकता। अब बैंक निफ्टी 35,141 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। हालांकि ये 35,000 के नीचे चली गई थी, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग ऊपर आई है, तो मैं 35,000 के लेवल पे ही चलूँगा। वहाँ पे क्या हुआ वो देखने की कोशिश करूँगा। तो 35,000 पे
यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 35,672, 35,672 कंट्रैक्ट है, जिसमें से 16,000 कंट्रैक्ट कल जुड़े हैं और 32,000 कंट्रैक्ट जो है 35,000 पे ही सपोर्ट है, 35,000 पे ही रेजिस्टेंस है। अगर आप डाटा के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन पुट पे ज़्यादा एडिशन है। तो कल ऐसा है कि अगर गैप अप मिलती है एक बार के लिए, मिली तो गैप अप कल भी थी, लेकिन 35,600 से ये नीचे की तरफ आ गई। तो आपको कल क्या करना है, रॉकेट सिंह नहीं बनना। अगर गैप अप मिलती है, डाटा पे नज़र रखना और देखना कि फर्दर डाटा कैसे बनता है। पुट साइड में अभी जो है काफ़ी कम एडिशन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैप अप के केस में यहाँ पे अनवाइंडिंग मिल जाए और यहाँ पे फर्दर एडिशन पुट्स में मिल जाए, तो आपके लिए फिर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा लेवल को काटना। रीज़न 35,000 के 100 के ऊपर जो है वो मार्केट की क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग थोड़ी सी जो है अभी पॉजिटिव साइड पे आप इसको मान के चल सकते हो। 35,300 के लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करती है 15 मिनट, तो ये 35,500 तक जाने की कोशिश करेगी। और उसका रीज़न है कि 35,300 तक आते आते इसके पास तकरीबन 32, 638, 1048, 49, 50 तकरीबन 55,000 कंट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट आते हैं। तो आप 55,000 इंटू 25 ये मल्टीप्लाई करके चल सकते हो, तो ये तकरीबन 13 लाख शेयर हैं जो शॉर्ट हो जाते हैं। तो 13 लाख शेयर इसको कहीं ना कहीं 35,500 तक पहुंचाएंगे और यहाँ तक आते आते फिर ये 50,000 और जुड़ जाएंगे, तो ये 51 लाख शेयर जो है 35,500 के ऊपर भी खींच सकते हैं। लेकिन आपको दो काम करने हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक पे नज़र रखनी है और एसबीआई पे नज़र रखनी है कि ये जो है कैसे कामकाज करते हैं। अगर एसबीआई तेज हुआ तो वो यहाँ तक मार्केट को खींचने की या इसके लेवल से ऊपर निकालने की कोशिश कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी। कल एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा कमज़ोर था और एसबीआई हुआ तो ओपन अप साइड, क्योंकि सभी एनालिस्ट की कॉल थी कि एसबीआई खरीदो, लेकिन जाते जाते एसबीआई क्या है वो नीचे की तरफ आ गया, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग थी इसकी। तो आपको एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर बैंक पे नज़र रखनी चाहिए कि क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक पॉजिटिव है और एसबीआई पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको रिलायंस पे भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन रिलायंस तेज होता है उस दिन बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करती है, और आपने कल देखा रिलायंस तेज था और बैंक निफ्टी ने क्या किया, अंडर परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी वो नहीं चढ़ी जितनी निफ्टी चढ़ी थी, और अगर रिलायंस नेगेटिव हुआ या फ्लैट ही रहा तो बैंक निफ्टी जो है वो परफॉर्म कर सकती है। तो ये एक दूसरा फैक्टर है। लेकिन ब्रॉडर रेंज तो आपको नज़र में रख के चलनी है, वो 34,500 पे सपोर्ट है, फिलहाल 35,500 पे रेजिस्टेंस है। मेरे को 35,000 पे दिख रही थी, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, और गैप अप या फ्लैट, इन दो चीज़ों पे मैं नज़र रखूँगा। अगर फ्लैट हुई तो यहाँ पे राइटर्स को मौका मिल जाएगा दोबारा से राइटिंग करने का और मार्केट को नीचे पुश करने का। लेकिन चूंकि एफआईआई लॉन्ग साइड पे बैठे हैं, लॉन्ग उनके पास अच्छे हैं, तो वो कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर खींचने की। तो यहाँ पे भी फिलहाल आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मान के चल सकते हो। 34,800, 34,900 अगर यहाँ पे आपको मार्केट मिलती है खुलते ही या नीचे डिप लेती है, तो यहाँ पे एक बार के लिए आप कॉल बाय करके चल सकते हो, तो आपको जो है जरूर कॉल में मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन कॉल कौन सी लेनी है, 34,500 की या 35,000, ये वाली कॉल में आप प्ले करना। ऐसा ना हो कि आप 33,000 और 32,000 और 34,000 की कॉल में, सॉरी आप 35,000 की कॉल में 34,500 में प्ले करना। ऐसा ना हो कि आप 36,000 37,000 की कॉल में घुस जाओ, तो वहाँ पे प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा होगी। तो आपको इन द मनी कॉल या इन द मनी पुट इसमें काम करना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। वैसे एक दिन अभी डाटा को और फॉर्म होने देना और लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना ट्रेड लेने से पहले। मुझे भी कुछ नज़र आया तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं शुरू के 2-3 दिन जो है वो मार्केट में काम काज कम ही करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि बड़े प्लेयर्स प्रीमियम के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, माल चिपकाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चिपका के निकल जाते हैं और पूरा महीना नहीं हमें मिलता कि हम वो रेट वापस देख सकें। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इस एनालिसिस के बेसिस पे मंडे को कुछ मुनाफा देखने को मिले।